हाय एवरीवन, सभी का वॉर्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश शूटर पे। आज मार्च 9 2023 का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। चैलेंज ऑफ चेंज इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है एक अजीब सी घटना पे, इंसिडेंट पे ईरान के अंदर, जिसमें ईरान की स्कूल की बच्चियों को पॉइजन दिया जा रहा है हज़ारों की तादाद में। कभी उनके घर वाले दे रहे हैं, कभी अड़ोसी पड़ोसी। तो क्या रीजंस हो सकते हैं इस अजीब से घटनाक्रम के, इस आर्टिकल में अपने जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्विज़ के साथ में। जल्दी से अपने क्वेश्चंस देख लो। आर्टिकल को पढ़ना है, ट्रांसलेट करना है, लेकिन साथ साथ में कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और वोकैब पे भी ध्यान देना है। ग्रामर वोकैबलरी मैं आपको सिखाऊंगा ड्यूरिंग द क्लास, वो आपको अप्लाई करनी है। सॉल्यूशंस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहे जी चैलेंज ऑफ चेंज। चेंज मतलब बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, एक ऐसा काम जिसको करने में डेंजर हो, डिफ़िकल्टी हो। कह रहे जी चेंज का चैलेंज अब ईरान के सामने खड़ा है। ईरान की सोसाइटी और वहाँ का रिजीम यानी कि वहाँ का प्रशासन दोनों बहुत दूर हो गए हैं। अभी आपस में दरारें पड़ गई हैं, डिवाइड आ गई है। अगर अब प्रशासन ने चेंज नहीं किया तो सोसाइटी जो है बदल सकती है रिजीम को, है ना। तो चैलेंज है प्रशासन के सामने, अपने आप को वो कैसे बदलेगा। चलिए अब डिटेल में देखते हैं टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे जी ईरान मस्ट ऑप्ट फॉर रिफॉर्म्स एंड फ्रीडम्स स्पेशली फॉर इट्स वीमेन। कह रहे जो ईरान नाम का देश है ना, ये जो देश का प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, इसको ऑप्ट फॉर करना चाहिए। ऑप्ट फॉर करना, किसी चीज़ का चुनाव करना, किसी चीज़ को पसंद करना, किसी चीज़ के साथ में जाना। तो इस ईरान की सरकार को ऑप्ट फॉर करना है, चूज़ करना है रिफॉर्म्स और फ्रीडम्स को, सुधार और आज़ादी को। और किसके लिए? स्पेशली खास करके यहाँ की औरतों के लिए, विमेन के लिए। आगे बात समझ में। रिफॉर्म और फ्रीडम औरतों के लिए अगर ईरान नहीं ला पाया अगले 2-5 साल में, तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे तख्ता पलट होगा, सरकार गिरेगी। ईरान आपका सब्जेक्ट है, ऑप्ट फॉर इसकी वर्ब है मस्ट ऑप्ट फॉर। ऑप्ट फॉर करना, किसी चीज़ को चूज़ करना, लेकिन ऑप्ट आउट ऑफ करना, किसी चीज़ को इग्नोर या डिस्कार्ड करना। आ रही बात समझ में। किसी चीज़ को आप पसंद कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, तो ऑप्ट फॉर करेंगे। और किसी चीज़ से आप बच रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तो आप ऑप्ट आउट ऑफ दैट थिंग करेंगे। दोनों फ्रेजल वर्ब्स को ऑप्ट से बनाना सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ। वोकैब भी अच्छी है और आज की ग्रामर बहुत इंटेंसिव है इस आर्टिकल की। जल्दी से वोकैब देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। और साथ ही जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाई टी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी रिपोर्ट पेशी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए अपनी वोकैब शीट है, सब्जेक्ट 2 से हमें शुरू करना है आज। थोड़ा जूम इन करता हूँ, जिनके फ़ोन छोटे हैं वो लोग भी पढ़ सकें। देखिए सब्जेक्ट 2 जब भी आपको दिखे तो आपको ये देखना है ये एडजेक्टिव वाला सब्जेक्ट है या वर्ब वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट एक एडजेक्टिव भी है, सब्जेक्ट एक वर्ब भी है। सब्जेक्ट वर्ड का मतलब होता है चेला, डिसाइपल, शिष्य, स्टूडेंट, प्यूपिल, है ना। पुराने ज़माने में होते थे ना स्टूडेंट्स जो है किसी ऋषि मुनि के, वो सब ऋषि मुनि के सब्जेक्ट्स थे। सब्जेक्ट का मतलब ये भी होता है आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं आपके एकेडमिक करियर में, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, है ना। तो वहीं से सब्जेक्ट नाम के वर्ड को आप कनेक्ट करके रखें। अगर आप सब्जेक्ट 2 बना रहे हैं किसी चीज़ को जिसमें सब्जेक्ट एक एडजेक्टिव है, तब आप उस चीज़ को किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में डाल रहे हैं, किसी चीज़ के प्रभाव के नीचे रख रहे हैं, किसी चीज़ का चेला बना के प्रभाव के नीचे रख रहे हैं, ठीक है। और वर्ब फॉर्म में सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी के प्रभाव में डालना, किसी चीज़ को किसी एक्सपीरियंस से गुजरवाना। सेंटेंस बनाऊंगा तब समझोगे। द न्यू इंटर्न्स इन द कंपनी आर सब्जेक्ट टू अ 2 वीक ट्रेनिंग। नए जो इंटर्न्स हैं कंपनी के अंदर वो सब्जेक्ट 2 हैं, वो इन्फ्लुएंस के अंदर हैं 2 वीक की ट्रेनिंग के। तो 2 वीक के ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो गुजरेंगे।
समझ में आ रही है बात? दे आर सब्जेक्ट टू अ 2 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम। और अगर मैं वर्ब फॉर्म में लिखूं, द न्यू इंटर्न्स इन द कंपनी वर सब्जेक्टेड टू अ 2 वीक ट्रेनिंग। नए इंटर्न्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू किए गए थे पैसिव वॉइस में, उनको एक्सपीरियंस करवाया गया था 2 वीक की ट्रेनिंग का। तो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस के अंदर हैं, उस एक्सपीरियंस के अधीन हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और यहाँ पे पास्ट में उनको ट्रेनिंग करवाई गई थी, एक्सपीरियंस के नीचे लगवाया गया था। समझ लो? तो मीनिंग एक ही है, एक एडजेक्टिव फॉर्म में, एक वर्ब फॉर्म में। चलिए, जैसे शादी करना और शादीशुदा में क्या फ़र्क है? शादीशुदा एक एडजेक्टिव है, शादी करना एक वर्ब है ना? जैसे पढ़ाई करना और पढ़े लिखे में क्या फ़र्क है? पढ़ाई करना एक वर्ब है, पढ़ा लिखा एक एडजेक्टिव है। वैसे ही सब्जेक्ट टू में जब आप किसी चीज़ के अधीन होते हैं तो एडजेक्टिव फॉर्म में, और अगर आपको अधीन करवाया जाता है किसी चीज़ के तो वर्ब फॉर्म में। इस तरह से आप समझ पाएंगे। चलिए, फ्रेज आर्टिकल में आएगा, थोड़ा डिटेल में बता दिया मैंने। अगला वर्ड है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कट्टरवाद, फैनेटिसिज्म, एक्सट्रीम बिहेवियर। द US waged a worldwide war against extremism after 9/11 event। 9/11 इंसिडेंट के बाद में दुनिया भर में यूएस ने एक वेज किया, एक वॉर को। वेज अ वॉर अंग्रेजी में एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी वॉर को भड़काना, शुरू करना, आगे बढ़ाना। तो यूएस ने भड़काया, शुरू किया, आगे बढ़ाया एक वॉर को कट्टरवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में। एक्सट्रीमिज्म को रेडिकलिज्म, जेलेट्री या जिंगोइज्म भी बोलते हैं। ये जो 2 वर्ड्स है ना, ध्यान से देख लेना, जेलेट्री और जिंगोइज्म। ठीक है, एक सेकेंड रुको। जेलेट्री और जिंगोइज्म ध्यान से देख लेना। जेलेट नाम का वर्ड ही बताता है एक्सट्रीमिस्ट आदमी को, और वैसे ही जिंगोइज्म से वर्ड बनता है जिंगोइस्ट, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट। देश के नाम पे मर जाऊंगा, मार जाऊंगा, गलती नहीं मानूंगा, बस इस टाइप का आदमी जेलेट और जिंगोइस्ट कहलाता है। चलिए, अगला वर्ड है अपना एम्ब्रेस। ब्रेस मतलब किसी के गले, है ना, मिलन, किसी के साथ गले लगना। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को गले लगाना, किसी चीज़ को गले लगाना, किसी आदमी को गले लगाना, किसी विचार, किसी आइडिया को बस उसको अपना लेना, है ना। टू अडॉप्ट और एक्सेप्ट समथिंग और समवन। द वर्ल्ड नीड्स टू एम्ब्रेस सोलर एनर्जी टू फाइट क्लाइमेट चेंज। दुनिया को ज़रूरत है गले लगाने की, सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने की, सौर ऊर्जा को, ताकि क्लाइमेट चेंज से फाइट किया जा सके। एम्ब्रेस को स्पाउस भी बोलते हैं। स्पाउस का मतलब ही होता है आपका पार्टनर, है ना, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड। वैसे बीवी हस्बैंड के लिए यूज़ होता है स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या हुआ? किसी को स्पाउस बनाना। स्पाउस किसको बनाओगे? जिसको आप अपनाओगे। तो स्पाउस और एम्ब्रेस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। चलो, आर्टिकल में जब ये वर्ड आएगा ना तो इसका एंटोनिम भी करवाऊंगा ऐसे कनेक्ट करके। लास्ट वर्ड है कैज़म। कैज़म का मतलब होता है खाई, डिवाइड, क्रैक, गैप, फिशर, 2 चीज़ों के बीच की दरार। देयर इज ऑलवेज अ कैज़म दैट सेपरेट्स वन जनरेशन फ्रॉम द अदर। एक हमेशा दरार सी होती है जो अलग करती है एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से। कैज़म होती है, डिवाइड होती है, क्रैक या फिशर होता है। तो ये वर्ड दिमाग में बिठा लेना, आर्टिकल में आएगा। चलिए, अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। चलिए, एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, ईरान एक थियोक्रेसी, एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। इस्लाम का यहाँ पे राज है। थियोक्रेसी है तो मतलब इस्लाम के हिसाब से देश चलेगा। और यहाँ पे औरतों के लिए आज़ादियाँ बहुत कम थी अभी तक। औरतों को बुर्का पहनना है ज़बरदस्ती, लंबे बाल नहीं रखेंगी, जीन्स पहन के बाहर नहीं निकलेंगी, लिपस्टिक नहीं लगा सकती। तो ये मॉरल पॉलिसिंग जो है, इसके खिलाफ औरतों ने आवाज़ उठाई। 2022 में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद वहाँ की सरकार ने कुछ हद तक आज़ादियाँ दी भी। लेकिन इस प्रोटेस्ट के ख़त्म होने के बाद 2023 में क्या हो रहा है? अजीब सी बात हो रही है। वहाँ स्कूल जाने वाली छोटी बच्चियों को जहर दिया जा रहा है। और कौन दे रहे हैं? वहाँ के कट्टरपंथी, जिंगोइस्ट, फैनेटिक। और जहर क्यों दे रहे हैं? ऑफकोर्स एजुकेशन ना मिले, औरतें घर से बाहर ना निकलें, डर के घर बैठी रहें। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि ईरान अपने इन बेवकूफ़ी भरे कामों से, कट्टरपंथी की वजह से लोगों से दूर हो रहा है वहाँ के। जल्दी ही वहाँ पे नया रिवोल्यूशन होगा, सरकार गिरेगी। ऐसी दकियानूसी सरकार को या तो बदलना होगा, चेंज होना होगा, नहीं तो बुरखे में औरतों को ज़्यादा दिन कैद नहीं कर पाओगे। सेकंड ग्रेड सिटीजन उनको बनाना बंद करें, अपने हिसाब से उनको अपनी ज़िंदगियाँ जीने दें। बस आज की यही समरी है। आज की टोन है कंसर्न्ड और सजेस्टिंग। कंसर्न दिखा रहा है ईरान में जो चल रहा है और सजेस्ट कर रहा है सरकार क्या कर सकती है। चलिए शुरू करें। कह रहा है जी, द रिमार्क बाय ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei दैट पॉइजनिंग स्कूल गर्ल्स इज एन अनफॉरगिवेबल क्राइम is a de facto confirmation of reports that thousands of girls across the Islamic Republic have been subject to poison attacks over the last few months। अब ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन ब्रेक करके पढ़ना है इसको। कह रहा है जो रिमार्क आया है, जो कमेंट आया है, और किसका? ईरान के सुप्रीम लीडर का, खamenei का। तो वहाँ पे ये सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट चलता है वहाँ पे, है ना। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की जगह वहाँ पे सुप्रीम लीडर बोलते हैं।
तो जो रिमार्क आया ईरान के सुप्रीमो का जिसका नाम है खमनाई, और रिमार्क ये है दैट वो ये कि जो पॉइजनिंग है, जो जहर देने का काम है, और किनको, स्कूल जाने वाली छोटी बच्चियों को, स्कूल गर्ल्स को, कह रहे ये काम ही अपने आप में एक अनफॉरगिवेबल क्राइम है, एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, अनफॉरगिवेबल है। कह रहे ये जो रिमार्क है ना, ये रिमार्क ये है एक डी फैक्टो कन्फर्मेशन, एक ऐसी कन्फर्मेशन जो रियल है, डी फैक्टो है। डी फैक्टो मतलब हकीकत में है। और ये कन्फर्मेशन किन की है? उन रिपोर्ट्स की है दैट वो ये कि हज़ारों लड़कियां पूरे इस्लामिक रिपब्लिक में, पूरे ईरान में हैव बिन रही हैं सब्जेक्ट टू पॉइजन अटैक्स। उनको पॉइजन अटैक से सब्जेक्ट टू किया गया है, पॉइजन अटैक से इन्फ्लुएंस किया गया है। और कब? पिछले कई महीनों के दौरान। तो अभी तक तो ये रूमर्स थी, दुनिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान में बच्चियों को पॉइजन अटैक करवा रहे हैं, स्कूल बच्चियों पे पॉइजन फेंक रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। लेकिन जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने बोल दिया ना कि ये गलत काम है, मैं इसकी माफ़ी नहीं रखूँगा, तो इसका मतलब ये है कि अब डी फैक्टो कन्फर्मेशन आ चुकी है कि ये सारी रिपोर्ट्स सच हैं। आगे बात समझ में? ये सेंटेंस है, इसका मीनिंग ये है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। रिमार्क इज़ अ डी फैक्टो कन्फर्मेशन, तो रिमार्क की वर्ब होगी इज, पॉइजनिंग इज़ एन अनफॉरगिवेबल क्राइम, तो पॉइजनिंग की वर्ब होगी, जीरेंट की वर्ब होगी इज। वर्ब के आईएनजी फॉर्म जीरेंट कहलाता है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बने हमेशा अपनी खुद की वर्ब लेगा सिंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ पे इसने लिया इज। अच्छा, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स की वर्ब है हैव बिन। सब्जेक्ट टू होना, किसी चीज़ से, एक्सपीरियंस से गुजरना, है ना। न्यू इंटर्न्स आर सब्जेक्ट टू अ 2 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। ईरानियन वुमेन या ईरानियन गर्ल्स हैव बिन सब्जेक्ट टू पॉइजन अटैक्स। थोड़ा चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, है ना, रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा। मीनिंग आपको बता दिया, अब उसको अलग अलग सेंटेंस में लगा के देखो, इमेजिनेशन को अपनी, है ना, यूज़ करो। डी फैक्टो मतलब होता है जो रियल फैक्ट हो, जो सच हो, जो एग्जिस्टिंग हो, जो एक्चुअल हो। तो ये डी फैक्टो कंफर्मेशन है, सच वाली कंफर्मेशन है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी द फर्स्ट सच इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड इन नवंबर इन द होली सिटी ऑफ क्वाम amidst women's protest that were triggered by the death of Iranian Kurdish woman Mahsa Amini while in the custody of the infamous morality police। कह रहे जी सबसे पहले कहाँ हुआ ये अटैक? कह रहे जी पहला जो ऐसा इंसिडेंट था उसको रिपोर्ट किया गया था नवंबर में 2022 की, पिछले साल, आज से 3 महीने पहले। और कहाँ पे? इस होली, इस पवित्र सिटी में, सैक्रोसैंक्ट सिटी में, जिसका नाम है क्वाम। ईरान की सिटी होगी कोई। और ये कब हुआ था इंसिडेंट रिपोर्टेड? ये हुआ था इस दौरान, इस अमिड्स्ट, और किसके? जो विमेन प्रोटेस्ट ईरान में हो रहे थे पिछले साल। और ये वही प्रोटेस्ट थे जो ट्रिगर हुए थे, जो भड़के गए थे, जो शुरू हुए थे डेथ के द्वारा, मौत के बाद में। और मौत है ईरान कुर्दिश वुमेन की, इस नेशनलिटी की या इस रेशियल आइडेंटिटी की औरत की, जिसका नाम था महसा अमीनी। अच्छा, इसकी मौत कैसे हुई थी, डेथ कैसे हुई थी इस लड़की की? ये थी जब कस्टडी में, हिरासत में, वहाँ की कुख्यात, वहाँ की बदनाम मोरालिटी पुलिस की। मोरालिटी पुलिस वहाँ पे एक स्पेशल पुलिस है, जैसे अपने देश में सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स है ना, नॉर्मल पुलिस है, आईटीबीपी है। तो वहाँ भी उन्होंने एक पुलिस का जत्था बना रखा है, मोरालिटी पुलिस, जिसका काम होता है औरतों पे नज़र रखना सड़कों पे। कोई ज़्यादा जीन्स वीन्स तो नहीं पहन रखा, कोई बढ़िया हेयर कट तो नहीं करा रखा, है ना। तो मोरालिटी पुलिस ने जब महसा अमीनी को पकड़ा और अपनी कस्टडी में उसकी हत्या की, उसके बाद जो अटैक्स ट्रिगर हुए थे और जो विमेन प्रोटेस्ट हुए थे, उसी के दौरान स्कूल गर्ल्स को जहर देने का फर्स्ट इंसिडेंट भी सामने आया था क्वाम में। इंसिडेंट की वर्ब है वॉज रिपोर्टेड, अगेन पैसिव वॉइस है, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो बच्चे नए हैं ना अभी इस पूरे फील्ड में, ग्रामर अभी भी सीखी है, तो हर सेंटेंस को तोल के देखा करो कि वो एक्टिव है या पैसिव है। सबसे पहला काम आपका यही है। इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया था, वॉज रिपोर्टेड ना, इंसिडेंट ने किसी को रिपोर्ट नहीं किया, उसके ऊपर काम हुआ है, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, दैट की वर्ब है वर्ड ट्रिगर्ड। ट्रिगर का मतलब है भड़काना, प्रोवोक करना। मोरालिटी पुलिस आपको मैंने बता दिया, ये बेवकूफ़ी वाली पुलिस थी, है ना, औरतों को दबाने वाली। इनफेमस मतलब कुख्यात, नोटोरियस। इल फेम्ड या स्कैंडलस। इनफेमस वर्ड सबको पता होता है, कुख्यात के लिए, बदनाम के लिए, लेकिन नोटोरियस वर्ड कम लोगों को पता होता है, तो ये वर्ड याद रखेंगे हम, नोटोरियस, है ना, नोटोरियस। चलिए और आगे बढ़े। आगे कह रहे हैं जी सिंस देन थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स इन एटलीस्ट 25 ऑफ ईरान्स 31 प्रोविंसेस वर रिपोर्टेडली अफेक्टेड बाय पॉइजन अटैक्स। कह रहे तब नवंबर से ही हजारों लड़कियां, और कहाँ पे, कम से कम 31 में से 25 राज्यों में, प्रोविंसेस में ईरान के, कह रहे वो रिपोर्टेडली, कथित तौर पे, रिपोर्ट किए जाने वाले तौर पे अफेक्ट हुई हैं या अफेक्ट की गई थी, प्रभावित की गई थी पॉइजन अटैक से, है ना। तो हजारों लड़कियों पे नवंबर से अटैक्स हो चुके हैं।
थाउजेंड्स की वर्ब है वर अफेक्टेड। अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे असर डालना। यहाँ बनी हुई है पैसिव वॉइस, वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये अफेक्ट इफेक्ट ये आपको आता है ऑलरेडी, मेरे को पता है। आज थोड़ा और एडवांस लेकर के आ रहा हूँ। देखो वैसे आपको पता है कि इफेक्ट एक नाउन है और इसका मतलब होता है असर, और अफेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है असर छोड़ना, इम्पैक्ट या इफेक्ट को छोड़ना। लेकिन ये आपको आता है, मैं इसके बाद ये बताना चाह रहा हूँ आपको, इफेक्ट जो है ना, इफेक्ट वो वर्ब भी है। इफेक्ट, इफेक्टेड, इफेक्टेड, V1 V2 V3, और इसका भी अपना एक मीनिंग है, जो मीनिंग होता है किसी चीज़ को इफेक्ट में या अमल में लाना। जैसे सरकार ने बोल दिया कि 1 तारीख से GST लगेगा, तो GST जो है विल कम इनटू इफेक्ट या विल बी इफेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। समझ में आ रही है? चलो इसको यूज़ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाओगे तभी आपके कॉन्फिडेंस आएगा। द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हैज़ अफेक्टेड और इफेक्टेड हर हेल्थ। तनाव भरे वातावरण ने, माहौल ने प्रभावित किया है उसकी हेल्थ को, उसकी स्वास्थ्य को। अब प्रभावित करने के लिए तो अब अफेक्ट यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे इफेक्ट का कोई काम नहीं है ना। तो हैज़ अफेक्टेड हर हेल्थ। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। द कंपनी मैनेजमेंट विल अफेक्ट या इफेक्ट सेवरल चेंजेस। कंपनी की मैनेजमेंट जो है अफेक्ट या इफेक्ट करेगी कई बदलावों को। अब चेंजेस को क्या कर सकती है? इम्पैक्ट करेगी या अमल में लाएगी? भाई चेंजेस को क्या इम्पैक्ट करना है? चेंजेस को तो अमल में लाना है, पहले चेंज किए जाते हैं फिर अमल में लाए जाते हैं। तो विल इम्पैक्ट या विल इफेक्ट या विल इम्प्लीमेंट न्यू चैलेंजेस। इस केस में इफेक्ट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, है ना। तो विल इफेक्ट या इम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखूंगा। चलो, द इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन्स हैव बीन अनइमेजिनेबल। जो असर हैं, प्रभाव हैं लॉकडाउन्स के, वो अनइमेजिनेबल रहे हैं, सोचे ना जा सकने वाले रहे हैं। अनइमेजिनेबल मतलब जिसको इमेजिन ना किया जा सके। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको नाउन चाहिए, सब्जेक्ट बनाना है, नाउन तो इफेक्ट ही बनता है, तो इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन्स लिखूंगा। नाउन फॉर्म में तो इफेक्ट लगाना ही लगाना है, वर्ब फॉर्म में चेक कर लेना, अफेक्ट वर्ब का भी अपना अलग से मीनिंग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज के क्विज में आएगा ये कॉन्सेप्ट अगेन। कह रहा है इनिशियली देयर वर 2 theories, with the first suggesting that it could be an act by religious extremists opposed to girls attending schools। कह रहे जी इनिशियली शुरुआत में 2 थ्योरीज थी, 2 हमारे पास संभावनाएं थी। और पहली कौन सी थ्योरी थी? साथ ही पहली केस को सजेस्ट करने के, इस बात को रखने के, दैट वो ये कि ये हो सकता है एक एक्ट, ये हो सकता है कारनामा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा, जो है धार्मिक तौर पे कट्टरवादियों के द्वारा। कह रहे जो अपोज टू हैं, जो बिल्कुल विरोध में हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट करते हैं लड़कियों के अटेंड करने को स्कूल्स को। तो पहली थ्योरी तो ये थी, है ना, कि कट्टरवादी जो है स्कूल में जाने वाली लड़कियों को जहर दे रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। एंड द सेकंड, दूसरी ये, दैट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कुड बी द रीज़न एटलीस्ट इन सम केसेस। या कुछ मानसिक फैक्टर भी हो सकता है कि वो रीज़न हो, कम से कम कुछ केसेस में तो, एटलीस्ट इन सम केसेस। तो एक थ्योरी ये थी कि लोग दे रहे हैं जानबूझ के कट्टरवादी। दूसरा ये कि लड़कियां जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई हैं और जहर खा रही हैं, है ना। तो ये 2 फैक्टर्स थे। चलिए, थ्योरीज की वर्ब है वर, इट की वर्ब है कुड बी, फैक्टर्स की वर्ब है कुड बी। एक्सट्रीमिस्ट कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा कट्टरवादी हो, जिंगोइस्ट हो, जेलेट हो, फेनेटिक हो। याद है ना सारे वर्ड्स। चलिए, कह रहे जी मिस्टर खामनेइ's कॉमेंट सजेस्ट दैट द अथॉरिटीज़ आर सीरियसली कंसीडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल पॉइजनिंग। कह रहा अब इन 2 थ्योरी में से एक थ्योरी पक्की हो चुकी है। जो वहाँ के सुप्रीमो हैं, सुप्रीम लीडर हैं खमनाई, कह रहे इनके जो कमेंट है ना, उन्होंने सजेस्ट ये किया है, इशारा ये किया है कि अथॉरिटीज़ जो है ईरान की, जो वहाँ की सरकार है, प्रशासन है, वो सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं, वास्तव में इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं इस पॉसिबिलिटी पे जो है केमिकल पॉइजनिंग की, केमिकल के जरिए पॉइजन करने की, लोगों को ज़बरदस्ती जहर खिलाने की। तो पहले वाली थ्योरी पे अब सरकार पूरा का पूरा जो है अपना फोकस रख रही है, क्योंकि स्ट्रेस में आकर के अचानक से 3 महीने में हज़ारों लड़कियां जहर एक साथ नहीं खा सकती है ना। तो दूसरी थ्योरी वैसे भी अपने आप में लॉजिकल है। खमनाई की कमेंट की वर्ब है सजेस्ट, अथॉरिटीज़ की वर्ब है आर कंसीडरिंग। सीरियसली यहाँ पे एडवर्ब है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखी गई है ना। एडवर्ब की डिफॉल्ट पोजीशन यही होती है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, या फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में। कह रहा है जी आगे, द रिपोर्ट्स हैव क्रिएटेड पैनिक ट्रिगरिंग प्रोटेस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री प्रॉब्ली प्रॉम्प्टिंग द सुप्रीम लीडर टू मेक द स्टेटमेंट। कह रहे जो रिपोर्ट्स आई हैं इन्होंने क्रिएट कर दिया है डर को, पैनिक को, अफरा तफरी को ट्रिगर करते हुए, उकसाते या भड़काते हुए बहुत सारे प्रोटेस्ट को कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में।
कह रहे शायद प्रॉम्प्ट करते हुए भी, शायद जो है फोर्स करते हुए भी वहाँ के सुप्रीम लीडर खमनई को कि वो मेक करे एक स्टेटमेंट, वो अपनी एक स्टेटमेंट सबके सामने रखे। तो रिपोर्ट्स ने वहाँ पे पैनिक मचा दिया, प्रोटेस्ट होने लगे अलग अलग हिस्सों में देश के, और सुप्रीम लीडर जो है वो प्रॉम्प्ट हो गया, उसको मजबूर कर दिया इन प्रोटेस्ट ने कि वो स्टेटमेंट दे कि हम नहीं छोड़ेंगे स्कूल गर्ल्स को जो जहर दे रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स की वर्ब है हैव क्रिएटेड, पैनिक आप जानते हैं, डर, एंग्जाइटी, फियर, है ना। कह रहे मिस्टर खमनई सेट ऑन मंडे दैट द रिजीम वुड नॉट स्पेयर हु एवर वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो खमनई साहब ने मंडे को यही बोला कि उनका रिजीम, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नहीं स्पेयर करेगा। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, एग्जेम्प्ट करना, एक्सक्यूज़ करना। तो नहीं माफ़ करेगा जो भी रिस्पॉन्सिबल था, जो भी आदमी ये सब कम करवा रहा है। खमनई की वर्ब है सेड, रिजीम की वर्ब है वुड नॉट स्पेयर, हूएवर की वर्ब है वॉज। हूएवर मतलब कोई भी आदमी, वट एवर मतलब कोई भी चीज़, हाउ एवर मतलब किसी भी तरीके से। तो हु, वट, हाउ के बाद में आप एवर लगा के ऐसा वाला मीनिंग निकाल सकते हैं। कह रहे जी बट ऑन द सेम डे रिपोर्ट्स इमर्ज्ड ऑफ द अरेस्ट ऑफ कॉम जर्नलिस्ट अली पोटाबाटाबाई हु रिपोर्टेड ऑन द पॉइजनिंग। कह रहे लेकिन इनकी बातों में और कथनी और करनी में लग रहा है फ़र्क। इन्होंने ये कह तो दिया उसी दिन, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं, इमर्ज हुई हैं, जो हैं अरेस्ट की, हिरासत में लिए जाने की, इस कौम सिटी के उस पत्रकार जर्नलिस्ट की जिसका नाम है अली, ये अजीब सा, कह रहे जिन्होंने रिपोर्ट ऑन किया था इस पॉइजनिंग पे, है ना। तो एक पत्रकार थे जर्नलिस्ट बहादुर वहाँ के, जिन्होंने सरकार के खिलाफ रिपोर्ट किया कि आपके प्रशासन में ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो सरकार ने लोगों को तो शांत कर दिया, इस आदमी को अंदर डाल दिया। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। रिपोर्ट्स की वर्ब है इमर्ज्ड, इन जर्नलिस्ट की वर्ब है कौम के, इनकी कोई वर्ब नहीं है, इनके लिए आया हु, है ना, हु आया इस जर्नलिस्ट के लिए, और इसकी वर्ब है रिपोर्टेड। रिपोर्ट ऑन करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट देना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना। ये एक फ्रेजल वर्ब है या फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेज है, रिपोर्ट ऑन। चलिए आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिएगा कहना चाह रहा है। कह रहा है ईरान अनलाइक अफगानिस्तान अंडर द तालिबान डज नॉट हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्रिवेंटिंग गर्ल्स फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल्स। कह रहा है ईरान जो है ना अफगानिस्तान से अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है इन कॉन्ट्रास्ट टू, बिल्कुल उल्टा। लाइक का मतलब होता है बिल्कुल वैसे ही, और अनलाइक मतलब बिल्कुल उल्टा। तो कह रहे जी ईरान जो है अफगानिस्तान से बिल्कुल अनलाइक, बिल्कुल उल्टा, जो अफगानिस्तान तालिबान के अंडर में चल रहा है, कह रहा है उसकी कोई भी नहीं है, ईरान की डज नॉट हैव नहीं है कोई भी हिस्ट्री, कोई भी इतिहास जो है रोकने का लड़कियों को स्कूल्स जाने से, फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल्स। तो अफगानिस्तान में ज़रूर है ये सब कि चौथे दर्जे तक लड़कियां स्कूल जाएंगी, 4th स्टैंडर्ड के बाद नहीं जानी चाहिए। ईरान की कभी भी हिस्ट्री ऐसी नहीं आई कि लड़कियां स्कूल ना जाएं, ऐसा कभी भी ईरान में नहीं हुआ। ईरान की वर्ब है डज नॉट हैव। कह रहे आफ्टर द इस्लामिक रिवोल्यूशन ऑफ 1979 द रिजीम इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन वीमेन बट एनकरेज देयर एजुकेशन एंड जॉइनिंग द वर्क फोर्स। कह रहे जी 1979 में जो इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ था ईरान में, उसके बाद जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट वहाँ करके बैठ गई थी, कह रहे उस रिवोल्यूशन के बाद में वहाँ का जो प्रशासन था, रजीम था, उसने इम्पोज किया बहुत सारी पाबंदियाँ, उसने जबरन लगाई बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, और किस पे, वहाँ की औरतों पे। कह रहे लेकिन इसी रजीम ने इनकरेज भी किया, बढ़ावा भी दिया, प्रमोट भी किया इन औरतों की एजुकेशन को और इनके वर्क फोर्स को ज्वाइन करने को, यानी कि नौकरियाँ करने को। तो 1979 में भी पाबंदियां तो थी, लेकिन इस तरह से स्कूल जाने आने पे कोई पाबंदी नहीं थी, आराम से पढ़ो लिखो और जॉब्स करो, ये वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तब भी सपोर्ट करता था। रिजीम की वर्ब है इम्पोज्ड, दूसरी वर्ब है एनकरेज्ड। इम्पोज करना मतलब लगाना, और जबरन किसी चीज़ को लगाना, किसी रेस्ट्रिक्शन को, फाइन को, बैन को, कर्फ्यू को। अरे बात समझ में, इस तरह के नेगेटिव चीज़ों को जब लगाते हो ना, फाइन मार दिया, पाबंदी लगा दी, तब आप इम्पोज नाम का वर्ड यूज़ करते हो। लॉकडाउन लगा दिया तो इम्पोज है लॉकडाउन। कह रहे जी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक फीमेल लिटरेसी रोज फ्रॉम 26% इन 1976 टू 85% इन 2021। कह रहे जी वर्ल्ड बैंक का डेटा अगर देखें तो फीमेल लिटरेसी रेट जो है, औरतों की जो साक्षरता की दर है, वो रोज़ कर गई 26% से 85% 1976 से 2021 तक। ठीक है, चलो लिटरेसी की वर्ब है रोज़, यहाँ पे फ्रॉम टू का पेयर बना हुआ है, ध्यान देना है इसको। यहाँ या तो बिटवीन लिखता और फिर एंड लिखता, रोज बिटवीन 26% एंड 85%, है ना, 1976 से 2021 तक, या तो बिटवीन एंड लिखता या फिर फ्रॉम टू लिखूंगा, दोनों में से जो भी लगाओ, लेकिन आपस में मिक्स नहीं करना उनको, बिटवीन के साथ में टू नहीं लगाना, फ्रॉम के साथ में एंड नहीं लगाना। चलो और आगे बढ़ो।
कह रहे जी फॉर मोर देन ए डेकेड वीमेन हैव कंसिस्टेंटली आउट नंबर्ड मैन इन ईरान यूनिवर्सिटीज़। कह रहे जी एक दशक से ज़्यादा, पिछले 10 सालों से ज़्यादा के वक्त में औरतों ने लगातार आउट नंबर किया है, लड़कियां लगातार ज़्यादा रही हैं। आउट नंबर करना, किसी को आंकड़ों में, नंबर्स में पीछे छोड़ना। तो औरतों की तादाद ज़्यादा रही है बजाय आदमियों के ईरान के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। विमेन की वर्ब है हैव आउट नंबर्ड। आउट नंबर करना, नंबर में किसी को पीछे छोड़ना। आउट स्मार्ट करना, किसी को स्मार्टनेस में पीछे छोड़ना। आउट वे करना, किसी को वजन में पीछे छोड़ना। आउट वर्क करना, किसी को काम में पीछे छोड़ना। ठीक है, तो ये आउट के साथ में एडजेक्टिव और नाउन लगा के आप बता सकते हो कौन चीज़ किसको आगे या किसके पीछे छूट रही है। अगर आपको कोई आउट स्मार्ट कर रहा है ना, तो वो आपसे ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने में कामयाब हुआ। अगर आदमी कोई आपसे आउट वर्क कर रहा है आपको, तो वो आदमी आपसे ज़्यादा काम कर रहा है, आपके काम की क्वांटिटी को या क्वालिटी को आपसे, मतलब उसको पीछे छोड़ रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गिवन दिस हिस्ट्री इट इज़ सरप्राइजिंग दैट स्कूल गर्ल्स आर बीइंग टारगेटेड, समथिंग विच डिड नॉट हैपन इवन एट द पीक ऑफ द रिवोल्यूशन। कह रहे इस हिस्ट्री को देखते हुए, गिवन कंसीडर करते हुए, गिवन हुआ क्या, ये चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग है, बड़ी ही हैरत अंगेज है कि जो स्कूल गर्ल्स है ना, पैसिव वॉइस लगा के ईरान में उनको टारगेट किया जा रहा है, आर बीइंग V3। और कह रहे हैं ये एक ऐसी चीज़ है, समथिंग जो नहीं हुई, विच डिड नॉट हैपन इवन एट द पीक ऑफ द रिवोल्यूशन। आज से 40 साल पहले जब वहाँ पे क्रांति हुई थी, इस्लामिक रिवोल्यूशन आया था, तो 40 साल पहले के जो दकियानूसी लोग थे, उससे भी कट्टर लोग आज ईरान में हैं, औरतों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं। एंड इट इज़ सरप्राइजिंग। गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग। गिवन और गिवन दैट के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी देयरफॉर सच इंसिडेंट्स शुड जोल्ट द अथॉरिटीज इनटू एक्शन। कह रहा है इसलिए ऐसे इंसिडेंट्स को, ऐसी घटनाओं को जोल्ट करना चाहिए, झकझोर देना चाहिए। जोल्ट करना, शॉक करना, जर्क करना है ना, हिला देना, हिला के रख देना चाहिए अथॉरिटीज़ को। और किस में, एक्शन में, हिल जाएं और एक्शन में आ जाएं फटाफट से। इंसिडेंट्स की वर्ब है शुड जोल्ट। कह रहा इट मे नॉट बी ए कॉन्सिडेंस दैट द टारगेटिंग ऑफ स्कूल गर्ल्स अकर्स एट ए टाइम व्हेन थाउजेंड्स ऑफ विमेन इंक्लूडिंग स्कूल गर्ल्स हैव बीन डिमांडिंग मोर फ्रीडम्स। कह रहे ये भी कोई कॉन्सिडेंस नहीं होगा, ये भी कोई संयोग नहीं है। कोइंसिडेंस मतलब दो चीज़ों का एक साथ हो जाना संयोग की तरह। तो कह रहे ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है, संयोग नहीं है। दैट की जो ये टारगेटिंग है स्कूल गर्ल्स की, स्कूल गर्ल्स पे जो हमले हो रहे हैं, ये अकर हो रहे हैं ऐसे एक वक्त पे, ये घटित हो रहे हैं ऐसे एक टाइम पे जब हज़ारों औरतें, जिसमें शामिल हैं स्कूल गर्ल्स भी, वो डिमांड कर रही हैं और ज़्यादा फ्रीडम्स को और ज़्यादा आज़ादियों को। तो कह रहा हो सकता है ये रीज़न हो, इनकी डिमांड को हल्का करने के लिए, इनको डराने धमकाने के लिए स्कूल गर्ल्स पे अटैक कर रहे होंगे। तो इट माइट नॉट बी ए कॉन्सिडेंस। इट की वर्ब है मे नॉट बी। कोइंसिडेंस आप समझ गए हैं, संयोग, फेट बोलते हैं इसको। टारगेटिंग की वर्ब है अकर्स। थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स की वर्ब है हैव बीन डिमांडिंग। PPC लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये पहले भी डिमांड कर रही थी, आज भी डिमांड कर रही है, काम एक पीरियड ऑफ टाइम से होता आ रहा है। कह रहे जी द रिजीम्स रिस्पॉन्स हैज़ बिन ब्रूटल। और कह रहे जो रिजीम है, जो प्रशासन है, उसकी प्रतिक्रिया भी इनके डिमांड के सामने बहुत ब्रूटल रही है, बहुत खूंखार रही है। रिस्पॉन्स की वर्ब है हैज़ बिन। कह रहे जी बट द मुल्लाज शुड रियलाइज दैट इफ द इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस persist, they would further weaken a regime that is already seeing waves of protest. करे लेकिन मुल्लाज को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। मुल्लाज कौन है? जो ईरान को चला रहे हैं, ऊपर बैठे हैं ना, अपने हाथ में धर्म की किताब लेकर के। कह रहे इन मुल्लाज को ये समझना होगा कि अगर इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस, अगर आर्थिक और सामाजिक विपत्तियाँ, परेशानियाँ, क्राइसिस परसिस्ट कर गए, अगर ये बने रह गए, परसिस्ट करना, बने रहना, कंटिन्यू रहना, तो वो और आगे वीकन करेंगे और आगे कमज़ोर करेंगे एक ऐसे रिजीम को, एक ऐसी सरकार, एक ऐसे प्रशासन को जो पहले से ही देख रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है वेव्स ऑफ प्रोटेस्ट को, प्रोटेस्ट की नई नई वेव्स को, नई नई धाराओं को। तो यहाँ पे पहले देख के लग रहा है कि ईरान में खूब प्रोटेस्ट होने वाले आने वाले टाइमों में, पहले से इस चीज़ की पूरी एंटिसिपेशन इस रिजीम को है। तो अगर दोनों चीज़ें भी साथ में चल गई, इकोनॉमिक सोशल क्राइसिस भी आ गया बच्चियों पे अटैक होने से, तो ये और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा इन मुल्लाज की सरकार को। मुल्लाज की वर्ब है शुड रियलाइज़ करना। इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग है किसी चीज़ का एहसास होना, दूसरा मीनिंग है किसी चीज़ का साकार होना, सच बनना, है ना। आपके सपने भी रियलाइज़ होते हैं और आपको अपनी गलती भी रियलाइज़ होती है, दोनों तरीके से वर्ड यूज़ होता है। क्राइसिस की वर्ब है परसिस्ट का मतलब है बने रहना, किसी चीज़ का कंटिन्यू करना, स्टे करना, है ना, रिमेन करना।
दे की वर्ब है वुड वीकन, दे आया क्राइसिस के लिए, क्राइसिस प्लूरल होता है आप जानते हैं। जल्दी से सभी लोग क्राइसिस की सिंगुलर फॉर्म बना के बताएंगे। क्राइसिस मैंने बता दिया प्लूरल होता है, इसके लिए दे भी लगाया गया है, लेकिन क्राइसिस को सिंगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ईएस निकाल दें इसके पीछे का। करवा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट, बहुत बार हो चुका है, एक बार कमेंट्स में डालो, गलत होगा तो सही कर देंगे। सिंगुलर बना के दिखाओ क्राइसिस का। दे की वर्ब है वुड वीकन, वीकन का मतलब है कमज़ोर करना। रिजीम का मतलब है सरकार, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। दैट की वर्ब है इज़ ऑलरेडी सीइंग। चलो अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को 5 मिनट लगेंगे अच्छे से आपको समझाते हैं। आगे कह रहा है जी, कह रहा है इन अ ग्रोइंग chasm बिटवीन द कंट्री यूथ एंड इट्स अग्रिंग एजिंग रिवोल्यूशनरीज, इंसिडेंट्स सच एज द पॉइजन अटैक्स वुड ओनली वर्सन द सिचुएशन। कह रहा है एक बढ़ती हुई तकरार के बीच, chasm के बीच, दरार के बीच, जो किस किस के बीच में भाई, वहाँ की कंट्री की यूथ, वहाँ के युवा नौजवान के, और वहाँ के बूढ़े होते हुए रिवोल्यूशनरीज के बीच में। रिवोल्यूशनरी कौन है? इस्लामिक फैनेटिक्स, 40 साल पहले जिन्होंने इस्लाम को, इस्लामिक गवर्नमेंट वहाँ लेकर के आए थे रिवोल्यूशन के बाद में। अब वो बूढ़े हो गए ना, 40 साल पहले वो 30 के थे, 80 के हो गए, 40 70 के हो गए। तो कह रहे एक ऐसे बढ़ती हुई खाई के बीच में, इन दोनों लोगों के बीच में, वहाँ पुराने कट्टरपंथियों और नई आवाम के बीच में, यूथ के बीच में ऐसे जो इंसिडेंट्स है ना, जैसे कि पॉइजन अटैक्स वाले, ये महज वर्सन ही करेंगे, एग्रावेट ही करेंगे, बद से बदतर ही बनाएंगे पूरे हालात, सिचुएशन को। इंसिडेंट्स की वर्ब है वुड वर्सन, वर्सन का मतलब है ख़राब से ख़राब बनाना। एग्रावेट, एक्सेसबेट है ना, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है, आज मैं लिखने भूल गया, वोकैब शीट में रखे हुए हैं। कैसम का मतलब आपको पता है, क्लीवेज, खाई, फिशर, सेपरेशन, गल्फ है ना, स्प्लिट, दरार को बोलते हैं कैसम। कह रहे जी द रिजीम शुड ब्रिंग दोज रिस्पॉन्सिबल टू जस्टिस। कह रहे इस प्रशासन को ब्रिंग करना पड़ेगा टू जस्टिस। ब्रिंग टू जस्टिस एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, किसी के साथ में इंसाफ करना। तो कह रहा है इस रिजीम को भी ब्रिंग टू जस्टिस करना होगा, इतिहास में इंसाफ करना होगा उन लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए। ब्रिंग समवन टू बुक्स, ब्रिंग समवन टू जस्टिस, ठीक है, फ्रेज है इंग्लिश में। कह रहा है बट बिगर प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ रिफॉर्म्स विद इन ईरान सिस्टम एंड द वाइडनिंग क्रैक्स बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी। कह रहे लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कमी है, एक लैक है, एक अभाव है, जो है सुधारों का, रिफॉर्म्स का, बदलाव का। और किसमें? ईरान के खुद के सिस्टम में। तो 40 साल से जो सिस्टम बना के बैठे हैं उसमें कोई सुधार करना नहीं चाहते हैं वहाँ के इस्लामिस्ट फैनेटिक्स, है ना। तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है, वाइड होती हुई क्रैक्स, और ज़्यादा बड़ी होती हुई खाइयाँ, क्रैक समझ गए ना, ऊपर एक वर्ड आया था कैज़म, क्रैक कैज़म एक दूसरे के सिनोनिम है। ज़्यादा बड़ी होती हुई दरारें या खाइयाँ वहाँ के स्टेट और वहाँ की सोसाइटी पे। चलिए प्रॉब्लम इसकी वर्ब है इस, लैक आप समझते हैं कमी। चलिए और कुछ देखने वाला नहीं है इसमें। कह रहा है द वेव ऑफ प्रोटेस्ट इज एज मच अ चैलेंज टू द रिजीम एज इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। अब कह रहा है जो वेव्स ऑफ प्रोटेस्ट हैं, ये बार बार जो वहाँ पे धरने प्रदर्शन, लोगों का जो अपोजिशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कह रहा है जितना तो ये चैलेंज है, एज मच ए चैलेंज, जितना ये चैलेंज है रिजीम के लिए, कह रहा है उतना ही एज ये एक मौका भी है, अपॉर्चुनिटी भी है ड्राइव करने का, पुश करने का सियासी रिफॉर्म्स को, राजनीतिक बदलावों को। तो ना केवल इससे चुनौती बल्कि एक मौका भी मिला है, इसी बहाने कुछ बदलाव कर दो, लोग भी खुश हो जाएंगे, आपका जो है ईरान भी बचा रहेगा, है ना, बना रहेगा कंट्री। वेव की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज। ये एज मच, ये वही स्ट्रक्चर है, एज मच एज, बीच में लिख दिया है अ चैलेंज टू द रिजीम, है ना, एज गुड एज बैड एज। तो ये बीच में कभी कभी नाउन भी लगा देते हैं, एज प्लस में एडजेक्टिव प्लस में एज के। ये स्ट्रक्चर फिर किसी दिन आपको करवाएंगे डिटेल के अंदर। चलिए, कह रहे द मुल्लास शुड इम्ब्रेस द लेटर टू एड्रेस द फॉर्मर। कह रहे मुल्लास को इम्ब्रेस करना चाहिए, वहाँ की हुकूमत को गले लगा लेना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए बाद वाली चीज़ को, लेटर को। ये लेटर चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, लेटर बॉक्स वाला, ये लेटर है बाद वाला। बाद वाले क्या है? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। पहले वाले क्या है? पहले वाली चीज़ जो से लिखी है वो है चैलेंज, है ना। कह रहे जी मुल्लास को बाद में जो हमने बोला है, लेटर में जो हमने लिखा है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, उसको कर लेना चाहिए इम्प्रेस। और क्यों कर लेना चाहिए भाई? एड्रेस करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए, संबोधित करने के लिए पहले जो हमने लिखा है फॉर्मर को, फॉर्मर मतलब चैलेंज को। तो चैलेंज को सोल्यूशन लाना है तो ड्राइव करो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को, यही आपको इम्प्रेस करना है। मुल्लास की वाव है शुड इम्प्रेस। इम्प्रेस एक्सेप्ट स्पाउस भी लिख देता हूँ, इसका सिनोनिम है स्पाउस, ठीक है, स्पाउस। अब इनका उल्टा एक वर्ड है, स्पाउस से ही बना हुआ है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, स्ट्रेंज, एंटोनिम है, ठीक है।
अभी ये एंटोनिम आपसे 5 मिनट बाद पूछा होगा आर्टिकल में, 1 सेकंड रुकना। स्ट्रेंज, किसी को स्ट्रेंज बना देना, किसी को अपने से दूर कर देना। स्पाउस में किसी को गले लगा रहे हो, पास ला रहे हो। इम्ब्रेस में किसी को गले लगा रहे हो, किसी को अपना रहे हो। स्ट्रेंज में किसी अच्छे भले जानते हुए आदमी को दूर कर रहे हो, अपने से स्ट्रेंज कर रहे हो। तो ये एंटोनिम इसका आपको याद रखना है। चलिए रैपअप करें सेशन को। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट उसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है जी, कहाँ गया? कॉन्सेप्ट है स्टेटिव वर्ब्स का। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं, जो किसी अवस्था को बताती हैं। और स्टेटिव वर्ब्स को मेन वर्ब के फॉर्म में कभी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये वर्ब्स अवस्था बता रही हैं, किसी एक्शन को नहीं बता रही हैं। जब एक्शन हो ही नहीं रहा, जब अवस्था दिखाई जा रही है, स्टेट दिखाई जा रही है स्टेटिव वर्ब से, तो फिर एक्शन के होने का टाइम भी नहीं हो सकता। जब टाइम नहीं हो सकता, टाइम डिफरेंस नहीं हो सकता, तो कंटिन्यूस टेंस नहीं हो सकता। आई एम मैरिड, मैं मैरिड हूँ। अब इस काम में कुछ एक्शन नहीं हुआ। आई एम गुड, आई एम बैड, आई एम मैरिड। तो जब कोई एक्शन नहीं हुआ ना, तो फिर कंटिन्यूस टेंस से एक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम का लैप्स बीच में नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को स्टेटिव वर्ब याद नहीं रहती, और कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि कंटिन्यूस टेंस में आ जाए तो करना क्या है इनके साथ। देखो, अगर कंटिन्यूस टेंस में आए तो इसको इंडेफिनिट में बदल दो, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट में है तो पास्ट डेफिनिट, फ्यूचर है तो फ्यूचर डेफिनिट। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाए तब इसको परफेक्ट में बदल दो, प्रेजेंट, पास्ट या कंटिन्यूस। ये वर्ब्स की लिस्ट मैंने आपके सामने लिख दी है, ये आपको याद रखनी होंगी। याद वैसे भी रख सकते हो, लॉजिक से भी रख सकते हो। लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, प्रीफर, वांट, विश। या तो प्यार करते हो या प्यार नहीं करते हो, ये एक अवस्था है। प्यार कर रहा हूँ, ये क्या बात हुई भाई? मैं हेट कर रहा हूँ, या मैं डिसलाइक कर रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ। या तो चाहता है या नहीं चाहता। जब जिन चीज़ों में अवस्था बताई जा रही है ना, तो वहाँ पे वर्ब को एक्शन ना मान के स्टेटिव माने और कंटिन्यूस टेंस में यूज़ ना करें। वैसे ही सेंसेस के लिए भी यूज़ होंगी, पोजेशन के लिए भी यूज़ होंगी, बिलोंग, हैव, पोजेस, ऑन के लिए। या तो आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है। हैविंग से काम नहीं चलेगा। आई एम हैविंग 3 कार्स, इस बात से क्या मतलब है? कोई एक्शन कर रहे हो आप 3 सेकंड 5 सेकंड का, जिसमें हैविंग कार कर रहे हो। या तो कार आपके पास है या कार आपके पास नहीं है। आई हैव 3 कार्स या आई डोंट हैव 3 कार्स। तो पोजेशन के लिए ये चारों वर्ब्स कभी भी स्टेटिव वर्ब बनेगी तो मेन वर्ब की तरह कंटिन्यूस टेंस में नहीं आएंगी। सेंसेस के लिए भी ये होता है। आप दिखाई देते हो बड़े गुस्सा, अपीयर होना, फील होना, लुक होना, सी होना, सीम, स्मेल, टेस्ट। और थॉट्स के लिए भी यही यूज़ होती है सारी वर्ब्स। अग्री, डिसअग्री, या तो आप सहमत हो या सहमत नहीं हो, या तो आप मानते हो या नहीं मानते हो, या थिंक करते हो या नहीं करते हो, डाउट करते हो या नहीं करते हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जानते हो या नहीं जानते हो, याद है या नहीं याद। लॉजिक समझ में आ गया? अब एक चीज़ का ध्यान देना, जिन वर्ब्स के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ना, उन वर्ब्स के ऊपर खास ध्यान देना है। नीचे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहाँ से समझ आएगा। आई एम लविंग दिस सॉन्ग, आई एम लविंग दिस सॉन्ग, मुझे इस सॉन्ग से बड़ा प्यार आ रहा है। गलत सेंटेंस है ये। अब आपने मैकडोनल्ड्स के बाहर देखा होगा आई एम लविंग इट। अब आप बोलोगे सर ये गलत कैसे हो गया, अंग्रेज़ों की ब्रांड है, आप बता रहे हो लविंग ऐसे यूज़ नहीं होता। तो समझो इस चीज़ को, मैकडोनल्ड्स अमेरिका के अनपढ़ गरीब लोगों के लिए बनी हुई ब्रांड है। वहाँ का पढ़ा लिखा और पैसे वाला आदमी मैकडोनल्ड्स में खाना नहीं खाता। वहाँ वही खाते हैं गंजेड़ी, नशेड़ी, होमलेस लोग। कहीं से $2 मिल गए, मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर खाए, है ना, खाना हो गया, लंच हो गया। तो गंदा खाना है, अनहाइजीनिक है, टोटली आपको पता है किस टाइप का खाना होता है। तो इंडिया में भले ही आप बड़ा प्राउड फील करते हो मैकडोनल्ड्स में खाना खा के, अमेरिकन, यूरोपियन लोग मैकडोनल्ड्स को ऐसा समझते हैं ना, गरीब लोगों का। तो वहाँ पे अगर लिखी भी हुई है गलत अंग्रेजी, तो उन्होंने गरीब लोगों के हिसाब से लिखी है, अमेरिका के, जो ज़्यादा ग्रामर नहीं समझते। तो आई एम लविंग इट, आई बात समझ में? गलत है। आई लव इट, आई एम लविंग गलत है। आप इसको प्रेजेंट डेफिनेट बनाएंगे, आप इसको लिखेंगे आई लव दिस सॉन्ग। वैसे ही हैव यू बीन अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो या तो आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, समझ रहे हैं वाली बात नहीं होगी। तो आप यहाँ लिखें हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। अंडरस्टूड ऐसा क्यों लिखा? परफेक्ट कंटिन्यूस को परफेक्ट में बदलना है, कंटिन्यूस को इंडेफिनिट में बदलना है। तो फर्स्ट में इंडेफिनिट बना दिया, सेकंड में परफेक्ट का कंटिन्यूस का परफेक्ट बना दिया। इज शी नोइंग अस, क्या वो हमें जान रही है? या तो वो जानती है या नहीं जानती, नोइंग नहीं आएगा। तो कंटिन्यूस टेंस को परफेक्ट में डाल दो, जो इंडेफिनिट में डाल दो। यहाँ लिख दो डज शी नो अस। टेंसेस के अंदर नहीं जाऊँगा, टेंसेस आपको ऑलरेडी आते होंगे, है ना। आई एम प्रेफरिंग कॉफ़ी टू टी नाउ डेज, मैं प्रेफर कर रहा हूँ कॉफ़ी को टी के ऊपर, है ना। प्रेफर के बाद में टू लिखते हैं अपने जिस भी चीज़ पे जो भी प्रेफरेंस देते हैं। तो प्रेफर करते हो या नहीं करते हो, ऐसे मत लिखो आई एम प्रेफरिंग, गलत हो जाएगा। तो आप लिखे आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी नाउ डेज। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, वर्ब्स आपने देख लिए हैं, इनको दिमाग में बिठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये जो ट्रबलसम वर्ब्स है ना, इनको मैं अलग से लेके आपको बता रहा हूँ, इनकी एक एक्शन फॉर्म भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग शेयर्स ऑफ सेवरल कंपनीज इन आवर डीमैट अकाउंट।
हमारे पास कई कंपनीज़ के शेयर हैं हमारे डीमेट अकाउंट में। हैव वर्ब यहाँ पे पोजेशन का काम कर रही है। देखो पोजेशन का काम जब हैव करेगा तब ये स्टेटिव वर्ब होगा, क्योंकि आपके पास है या नहीं है, एक्शन इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हैविंग गलत है, तो आप यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस बनाएं और लिखें वी हैव। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट राइट नाउ, वी हैव बिन हैविंग सम डिफिकल्टीज इन रिपेइंग आवर डेट्स। मैं अपना खाना खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ अभी, और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं कुछ मुश्किलों का अपने डेट्स को रिपे करने में। क्या पता लगा? देखो जी, ये पता लगा कि हैव वर्ब जो है ना पोजेशन के अलावा भी बहुत काम करती है। खाना खाने के लिए भी हैव वर्ब आती है, पानी पीने के लिए भी हैव वर्ब आती है, कोई भी चीज़ पीने के लिए, और किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए भी हैव वर्ब आती है। तो भैया जब ये खाने पीने और एक्सपीरियंस की बात हो तब हैव वर्ब को स्टेटिव नहीं मानना है। तो जब ये दूसरे मीनिंग आएंगे इन अंडरलाइंड वर्ब्स के तब ये स्टेटिव वर्ब्स नहीं बनेंगी। ठीक है, कैसे पता लगा मुझे? हैव वर्ब को रखने के लिए कि यूज़ किया तो मैंने इंडेफिनिट बना दिया, स्टेटिव मान लिया। लेकिन जब मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं एक एक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे हैव एक स्टेटिव वर्ब नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ करेक्ट। और वैसे ही जब हम फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ का, यहाँ पे हैव जो है थर्ड सेंटेंस में बता रहा है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने को, तब भी ये स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब वैसे ही टेस्ट और स्मेल नाम की वर्ब्स हैं दो, इनको भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। टेस्ट और स्मेल का मतलब होता है किसी चीज़ का स्मेल या टेस्ट आना, और दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को टेस्ट या स्मेल करना। दिस डिश इज़ टेस्टिंग या स्मेलिंग वेरी डिलीशियस। ये डिश जो है बड़ा ही डिलीशियस टेस्ट कर रही है, स्मेल कर रही है। या तो इसकी गंध बड़ी डिलीशियस है या इसका स्वाद बड़ा डिलीशियस है। यहाँ पे डिलीशियस जो है ना, ये जो स्मेल और टेस्ट जो है स्टेटिव वर्ब्स है। या तो ये स्मेल आ रही है, अच्छी आती है या नहीं आती है। आ रही है जैसा कुछ नहीं होता, आई थी जिस मोमेंट पे स्मेल आपको आ चुकी है। तो जब इन वर्ब्स की ये वाली बात हो कि कौन सी चीज़ कैसा बिहेव कर रही है टेस्ट और स्मेल के साथ में, तब ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। आप यहाँ पे टेस्टिंग नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे दिस डिश टेस्ट या स्मेल्स वेरी वेरी डिलीशियस, है ना। इससे गंध बड़ी डिलीशियस आ रही है, इसका स्वाद बड़ा डिलीशियस आ रहा है। लेकिन दूसरे में देखो, द कुक इज टेस्टिंग या स्मेलिंग द डिश। कुक जो है, रसोईया जो है, डिश को सूंघ रहा है या उसको टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे टेस्ट और स्मेल एक्शन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। इस केस में ये दोनों करेक्ट है। मीनिंग निकालना पड़ेगा आपको। अगर गंध खुद से आ रही है, टेस्ट आ रही, टेस्ट किसी चीज़ का आ रहा है, स्मेल आ रही है, तो वो स्टेटिव वर्ब है। लेकिन जब आप टेस्ट कर रहे हो वो एक एक्शन है, उसको वर्ब के आईएनजी फॉर्म से लिखा जा सकता है। अब वैसे ही आर यू सीइंग दैट हाउस, क्या आप वो घर देख रहे हैं? तो सी का मतलब जब देखना होगा तब ये वर्ब जो है स्टेटिव होगी। या तो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे। देख रहे हैं से क्या मतलब है? जिस वक्त आपने देख लिया था तभी एक्शन पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे गलत है सीइंग, आप यहाँ लिखेंगे डू यू सी दैट हाउस। ठीक है, डू यू सी इंडेफिनिट टेंस में दैट हाउस। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखो, आई एम सीइंग अ साइकोलॉजिस्ट फॉर स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज नाउ डेज। मैं आजकल साइकोलॉजिस्ट को सी कर रहा हूँ, इसका मतलब है कंसल्ट कर रहा हूँ किसी प्रोफेशनल को, साइकोलॉजिस्ट को, डेंटिस्ट को, कार्डियोलॉजिस्ट को, लॉयर को, सीए को। जब भी किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करते हैं तब सी वर्ब यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म में। तो मैं आजकल कंसल्ट कर रहा हूँ एक मनोवैज्ञानिक से मेरे तनाव से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। यहाँ पे सी का मतलब देखना नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगी, इसका मतलब होगा कंसल्ट करना। समझ रहे हो ना। तो ये ट्रबल वाले वर्ब्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, इनके अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। वैसे ही द कंपनी इज सीइंग ह्यूज लॉसेस दिस ईयर। कंपनी एंटिसिपेट कर रही है, आशा कर रही है, सी कर रही है बड़े बड़े लॉसेस की तरफ इस साल। कंपनी देख पा रही है कि इस साल बड़े लॉस होने वाले हैं। तो एंटिसिपेट या आशा करने के लिए भी सी वर्ब आती है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आती है, जैसे इस केस में लगाई गई है। दैट इज ऑलरेडी सीइंग वेव्स ऑफ प्रोटेस्ट। अगर देखने की बात होती तो ये स्टेटिव वर्ब बन जाती और फिर ये सेंटेंस गलत हो जाता। आगे बात समझ में? चलो, अच्छा कॉन्सेप्ट था, जितना हो सका मैंने 5 मिनट में आपको समझा दिया। फिर से क्लास के अंदर इसको 10 मिनट लेके समझाएंगे। आ जाओ अपने क्विज पे, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लेवल अच्छा है क्वेश्चंस का, मेंस लेवल का बना रहा हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा है कि स्कूल गर्ल्स पे जो अटैक्स हैं, इनमें से कौन सी चीज़ इन अटैक्स को हैरत अंगेज बनाती है, सरप्राइजिंग बनाती है? पहला ये बात कि ये जो अटैक्स हैं औरतों के प्रोटेस्ट के बाद में हुए हैं, ये सरप्राइजिंग है। दूसरा ये बात क्या कि औरतों की लिटरेसी रेट और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, ये बात इस चीज़ को, इन अटैक्स को सरप्राइजिंग बनाती है। या फिर ये बात कि लड़कियां जो हैं वहाँ के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थी फिर भी उन पर अटैक हो रहे हैं। या फिर ये बात कि वहाँ का दकियानूसी जो प्रशासन है उसने कभी भी औरतों की एजुकेशन को अपोज नहीं किया। तो चारों में से कौन सी बात को सुन के आपको इन अटैक्स की बात पे सरप्राइज होता है? थोड़ा गहरा क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग लगाओगे तभी सॉल्व होगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, ठीक है, चेक कर लेना। सेकंड पूछ रहा है जी, ये जो अटैक्स हैं लड़कियों पे, इनको ईरान के लिए ख़तरनाक क्यों कंसिडर किया गया है? क्या रीज़न है भाई? ये अटैक्स वहाँ की लिटरेसी रेट को ख़राब कर देंगे, या फिर
ईरान की यूनिटी को थ्रेटन करते हैं, या फिर इन अटैक्स की वजह से औरतें हथियार उठा लेंगी, या फिर इन अटैक्स की वजह से माँ बाप अपनी बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो चारों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ईरान के लिए मुसीबत आ सकती है इन अटैक से? अगेन अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, अपना दिमाग लगाओ, फिर मेरे आंसर से चेक करो। थर्ड में आपसे पूछा है जी, एलियनेट वर्ड का क्या एंटोनिम होगा? ठीक है, एलियनेट, थोड़ा दिमाग लगाओ, शायद ये वर्ड मैंने आपको आर्टिकल में करवा दिया था ना, स्ट्रेंज, स्पाउस, एलियनेट। देख लो कौन सा इसका एंटोनिम बनेगा, एंटोनिम आपको बताना है। चौथे में फिलर है, अफेक्टेड और इफेक्टेड में से सही वर्ड को यूज़ करना है, दोनों वर्ड्स आप कर चुके हो ऑलरेडी। पाँचवें छवें में दो एरर्स हैं, एरर्स आपको मिल सकती है एक तो यहाँ पे इस फ्रेज़ में, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है शायद इस फ्रेज़ में, चेक कर लो कहाँ मिलेगी। सातवें आपसे पूछा जिंगोइस्ट कौन होता है, तो इसके दो सिनोनिम बता दोगे या इसकी डेफिनेशन लिख दोगे तो उसका मीनिंग निकल आएगा। आंसर्स कमेंट में डाल दिए, फर्स्ट में जाके चेक कर लो। कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में बताया करो, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। एक लाइक और एक शेयर दें क्लास को। मुलाकात होगी कल। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।